हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों। आज हम इतना खुश क्यों हो रहे हैं बताओ तो। आपकी सोशियोलॉजी के बुक 1 जो है समाज शास्त्र परिचय या इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, उसके चैप्टर 1, 2, 3 और 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप इनके वीडियोस आपने देख लिया है ना? नहीं देखा तो आप तो जानते ही हो क्या करना है। यूट्यूब कैसे कोशिश प्लेलिस्ट से निकालो और देखो इस वीडियो को। अब हम चलेंगे चैप्टर 5 की तरह, जो है सोशियोलॉजी रिसर्च मेथड्स, समाजशास्त्र में अनुसंधान पद्धतियाँ। अब किसी भी विषय में जब ज्ञान प्राप्त करना होता है तो हम क्या करते हैं? रिसर्च ही तो करते हैं, अनुसंधान ही तो करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह सोशियोलॉजी में भी रिसर्च मेथड्स बहुत ज़्यादा, अनुसंधान पद्धतियाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसमें ना कुछ पिक्यूलियरिटीज़ भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं। चलो इसको हम देखते हैं। सबसे पहला चैलेंज है ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी का, वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिपरकता का। वस्तुनिष्ठता का मतलब है जब भी किसी चीज़ को हम स्टडी करें तो उसके साथ ना हम सिर्फ फैक्ट्स पे नज़र रखें, उसके साथ हमारी जो फीलिंग्स हैं, जो एटीट्यूड्स हैं, जो मनोवृत्ति है या भावना है, उसको हटा के रखें। फॉर एग्जाम्पल, एक जियोलॉजिस्ट रॉक्स को स्टडी कर रहे हैं। एक रॉक को चाहे 10 जियोलॉजिस्ट अलग अलग टाइम पे स्टडी कर ले, उसका जो साइज, उसका वेट, उसका कलर, ये सब तो एक ही रहेंगे। दीज आर फैक्ट्स। और एक समाजशास्त्री तो रॉक को तो नहीं स्टडी करते, वो स्टडी करते हैं ह्यूमन बीइंग्स को, समाज को, कम्युनिटी को। व्यक्तिपरक का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जो व्यक्तिगत मूल्यों और मान्यताओं पर आधारित है। सब्जेक्टिविटी इज बिल्ट ऑन इंडिविजुअल लाइक्स एंड प्रेफरेंसेस। तो जब समाजशास्त्री अपना स्टडी कर रहे हैं लोगों को, वो भी तो खुद भी तो समाज के सदस्य हैं, उनके अपने भी तो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, उनके जो विचार हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो उनको प्रभावित कर सकते हैं, वो इनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और बायस क्रिएट कर सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझो। सपोज किसी समाजशास्त्री को स्टडी करना है स्मॉल यंग फैमिली, पर जो स्टडी कर रहे हैं वो भी तो एक स्मॉल यंग फैमिली के हिस्सा हो सकते हैं। वो दादा दादी या नाना नानी हो सकते हैं, उनके अपने बच्चे हैं, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। इनके साथ उनके अपने जो अनुभव हैं, उनके अपने जो विचार हैं, व्यूज़ एंड एक्सपीरियंसेस, वो उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। तो एक सोशल साइंटिस्ट ऐसे कैसे बच सकते हैं, ये भी एक देखने वाली बात है। 2 तरीक़ों से। एक नंबर, हमेशा किसी चीज़ को स्टडी करते वक्त सोचो अपने आप को कि मैं ग्रुप से अलग हूँ, मैं दूसरे नज़र से देखूँगा। जो ग्रुप के बाहर वाला है वो ग्रुप को थोड़ी अलग नज़र से देखता है ना, बिल्कुल इसी तरह करने की कोशिश करना है। और दूसरा है, जब भी स्टडी करें हर वक्त अपने को बड़ी कठोरता से देखना पड़ेगा कि कहीं हम जो स्टडी कर रहे हैं हमारे विचार इनको इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहे, इनको कलर तो नहीं कर रहे। तो ये जो 2 तरीके हैं, इससे समाजशास्त्री अपने को बायस से या पक्षपातित्व से बचाते हैं। तो पहले जो टॉपिक था वस्तुनिष्ठता या व्यक्तिपरकता, इसको आप समझ गए हो ना? अच्छी तरह से समझ गए हो? गुड। तो चलो हम सेकंड पॉइंट पे जाते हैं, और ये और भी कॉम्प्लिकेटेड है। इसको समझो, इसको आप समझो इसको अच्छी तरीके से। आपने कभी सब्जी वाले के यहाँ देखा है? सब्जी खरीदते वक्त जो सब्जी वाला है वो कहते हैं इसका दाम तो 100 रुपया है, और जो ग्राहक है वो कहता है 100 रुपया क्या बोल रहे हो, ये तो 50 से भी ज़्यादा नहीं है। तो एक दुकानदार और एक ग्राहक, ये दोनों ना अलग अलग सही कीमत लगाते हैं। दुकानदार कहता है 100 ही सही कीमत है, और ग्राहक कहता है बिल्कुल नहीं, 50 ही सही कीमत है। एक ऑटो ड्राइवर को देख लीजिए आप। जब आप ऑटो चढ़ने के लिए जाते हैं, ऑटो ड्राइवर कहते हैं इसका यहाँ जाने का खर्चा तो 200 रुपये आएगा। आपके नहीं पसंद आई तो आप चल पड़े, जिसको पसंद आया वो ऑटो में चढ़ पड़े और अपना जहाँ जाना है चले गए। तो किराया तो वही मांगा, लेकिन किसी ग्राहक को ठीक लगा और किस दूसरे ग्राहक को लगा नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो ये एक और कॉम्प्लिकेशन है ना। इसीलिए समाजशास्त्री कहते हैं कि अनुसंधान के विषय को बाहर से देखना है, दूसरे की नज़र से देखना है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि ये बड़ा मुश्किल काम है। ये जो इंडिफरेंस बनाना, बाहर वाले एक अरुचि के साथ देखना, ये ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। तो ये दोनों व्यूज़ मिलाने के बाद कुल मिलाकर समाजशास्त्री आज कह रहे हैं कि ये ना ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, ये कोई एंड नहीं है, ये तो चलता ही जाएगा, एक प्रोसेस है, एक गोल है जिसकी तरफ हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे। जितना करेंगे कोशिश उतना बेटर रिजल्ट आ सकता है। तो इसको आप इन मुद्दों को आप समझ गए हो? इन दोनों को एक बार फिर से देख लो। क्लियर? ऑल क्लियर? तो चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कितने सारे जो मेथड्स हैं सोशियोलॉजी में रिसर्च करने के लिए, इनका एक क्लासिफिकेशन कर ले तो इट विल बी ईजियर फॉर अस। तो क्लासिफिकेशन करने का सबसे पहला मेथड जो है उसे हम परंपरागत या ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं, जिसमें दो हिस्से हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब जिसको आप नाप तोल सकते हो, जिसकी आप मेजरमेंट कर सकते हो। देखो जहाँ भी ये आए, वेट्स आए, नंबर्स आए, ये इनको आप मेजर कर सकते हो ना। एक एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। शोले फिल्म याद करो जरा, गब्बर सिंह जी को बड़ा गुस्सा आया था और गुस्से के मारे उन्होंने पूछा, अरे ओ सांबा कितने आदमी थे रे। अब प्रश्न को देखो, कितने आदमी थे, कितने, 1 2 3 4 5, ये मात्रात्मक या एक क्वांटिटेटिव सवाल है। अब समझ गया ना मात्रात्मक। पर अगर गब्बर सिंह गुस्से के मारे अपनी बंदूक तान के फिर कहते थे, अरे ओ सांबा कितना डर लग रहा था रे। अब कितना डर, डर तो एक इंटेंजिबल चीज़ है, ये तो एक अमूर्त अनुभूति है, इसको आप नापोगे कैसे। इसलिए इसको कहते हैं गुणात्मक या क्वालिटेटिव। जो इंटेंजिबल थिंग्स है जैसे थॉट्स, फीलिंग्स, भावनाएं, मनोवृत्ति, ये सारे आते हैं क्वालिटेटिव में, गुणात्मक में। तो गुणात्मक और मात्रात्मक, इसको आप अच्छी तरह से समझ गए हो। अगर कभी कंफ्यूज हो जाते हो तो सीधा गब्बर सिंह को याद करना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, समझ गए हो तो इस क्विज को करो। मैंने आपको 2 पिक्चर दिखाए हैं, अब फटाफट बताओ तो कौन सा मात्रात्मक है, कौन सा गुणात्मक, विच इज क्वांटिटेटिव एंड विच इज क्वालिटेटिव। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। हो गया? चलो अब हम आंसर्स भी देख लेते हैं। ये देखो आंसर्स, आपने ठीक लिखा था तो कंग्रेचुलेशंस, और ठीक नहीं लिखा था तो अब फिर से समझ लो इन दोनों का, फिर से एक बार देख लो इसको, ये क्या है। ओके सो फार। चलो आगे बढ़ते हैं और सेकंड मेथड देखते हैं क्लासिफिकेशन का। ये होता है आंकड़े आए कहाँ से, उसके सोर्स के ऊपर। तो एक मेथड को हम कहते हैं द्वितीयक मेथड या सेकेंडरी मेथड। ये ना जो पहले से उपलब्ध हैं, जैसे किताबें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, स्टैचूज़ हैं, इन सब का जब हम स्टडी करते हैं इसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेथड या द्वितीयक मेथड। और कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम प्राइमरी मेथड या प्राथमिक तरीका से नए आंकड़े बनाते हैं, नया इन्फॉर्मेशन लाते हैं। जैसे देखो सर्वेज होती रहती है ना, आपके फ़ोन पे आते हैं, आपके घर में भी कभी सर्वेयर्स आते होंगे पेपर लेके, आप आंसर देते हो, वो टिक करते हैं। तो ये सारे सर्वेज जो हैं ये प्राइमरी मेथड है। तो इन दोनों मेथड को देख लो एक बार। अब वर्गीकरण का ना एक तीसरा मेथड भी है जो साइज पे डिपेंड करता है। व्यष्टि या माइक्रो का मतलब अनुसंधान करता अकेला, परिवेश जो है वो छोटा और घनिष्ठ, स्मॉल एंड इंटीमेट, इसमें बैठ के अनुसंधान करता या रिसर्चर जो रिस्पोंडेंट है उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। और एक होता है समष्टि या मैक्रो, यानी कि बहुत बड़ा स्टडी जिसमें बहुत सारे रिसर्चर्स हैं और बहुत सारे रिस्पोंडेंट्स भी हैं। जितने रिसर्चर्स उतने ही जितने अनुसंधान करता उतने ही उत्तरदाता, और रिसर्च का पैमाना भी बहुत बड़ा होता है। तो दिस इज क्लियर, व्यष्टि और समष्टि। अब तीनों क्लासिफिकेशन के तीनों मेथड्स को एक बार फिर से देख लो। ऑल गुड। चलो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जब हम देखेंगे इतने सारे जो मेथड्स हैं इसमें हम चुनेंगे कैसे कि कौन सा बेस्ट मेथड है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि इस पे ना हम बेस्ट या वर्स्ट ये सब चीज़ों पे नहीं जाएंगे। बेस्ट मेथड हमें क्वेश्चन करना है उपयुक्त मेथड है या नहीं, अप्रोप्रिएट मेथड है या नहीं, बेस्ट सूटेबिलिटी का प्रश्न हमें करना है। बेस्ट वर्स्ट पे नहीं जाएंगे, सिर्फ बोलेंगे हमारा जो रिसर्च स्टडी है इसके लिए ये मोस्ट सूटेड है या नहीं है। तो चॉइस करते वक्त 3 चीज़ों को हमें याद रखना है, इनको देखो। और उसके बाद रिसर्च स्टडी करते वक्त रिसर्चर्स आज के तारीख पे वो कोशिश करते हैं कि एक ही क्वेश्चन पर अलग अलग मेथड को अलग अलग एंगल से लगा के देखते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रायंगुलेशन। इधर देखो, कहीं सर्वे हो रहा है, कहीं कैमरा में पिक्चर दे रहे हैं या मूवी बना रहे हैं, कहीं डेटा ले रहे हैं, कभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कुछ सेकेंडरी डेटा ले रहे हैं, और इस सब के रिसर्च को मिलाकर वो देखने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं ट्रायंगुलेशन या त्रिभुजन। ये इससे क्या होता है कि अगर हम देखते हैं कि अलग अलग दिशाओं से जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है इसको इकट्ठा करने से हम करेक्ट
डेफिनेशन कर सकते हैं, करे बेटर अंडरस्टैंडिंग्स निकाल सकते हैं रिसर्च स्टडी का। इसका मतलब अगर अलग अलग सोर्सेज से जो आउटकम आ रहा है, इंफॉर्मेशन आ रहा है, वो सारे एक ही दिशा की तरफ जा रहा है, इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में हैं, हमारा रिसर्च सही तरीके में जा रहा है। और अगर अलग अलग सोर्स से अलग अलग तरीके के डेटा आने लगे, सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कौन सा डायरेक्शन सही है? इसका मतलब हमारा रिसर्च स्टडी जो है इसको हमें और डेप्थ में देखना पड़ेगा, रिसर्च क्वेश्चन को और भी प्रिसाइज बनाना पड़ेगा। तो इसको आप समझ गए ट्रायंगुलेशन हम क्यों करते हैं? तो आज हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले देखा मेथडोलॉजिकल इश्यूज, फिर हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड्स, और फिर हमने देखा अनुसंधान पद्धति का चुनाव, और साथ ही साथ हमने ट्रायंगुलेशन भी देखा है। और हमारे अगले वीडियो में हम देखेंगे फील्ड वर्क, क्षेत्रीय कार्य, और उसके लिए कौन से मेथड्स यूज्ड होते हैं, और ये होगा हमारा सोशल एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, इसके लिए आप ज़रूर वेट करो। और फर्स्ट आने का तरीका तो आप जानते ही हो, खूब सारे उदाहरण के साथ सोचो, एग्जाम्पल्स के साथ सोचो, और हर पॉइंट को एग्जाम्पल्स के साथ आंसर लिखो। बिल्कुल क्लास में आप फर्स्ट आओगे। वीडियो देख लो, चैप्टर पढ़ लो, बस चैप्टर क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीजिए कोशिश।